हाँ तो बच्चों आगे चालू करते हैं अपन। मेरी बात सुनो, ये तो कंप्लीट हो गया 32 37 1। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपना नेक्स्ट सीएस फाइनल लेवल का एग्जाम। और सीएस फाइनल मतलब अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि जो खर्चे ऑलरेडी 32 37 1 में आते हैं क्या वो नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और पहला एग्जाम का नाम है, 4-5 एग्जाम है 40A में, और पहले एग्जाम का नाम है टीडीएस। क्या जो खर्चे 32 37 1 में आ रहे हैं क्या वो टीडीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं, चलो ये देखते हैं बच्चों। अब उससे पहले तो ये देखते हैं ये टीडीएस होता क्या है। ठीक है बच्चों, पहले समझो टीडीएस का आपके एग्जाम में बहुत बड़ा चैप्टर भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर तो है ही है, लेकिन इस टीडीएस के अंदर एक चीज जो वो ये है कि पहले ये होता क्या है, फिर यहां अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो सुनो, पहले देखो, बेस्ट एग्जांपल है केबीसी से। केबीसी सबने देखा, केबीसी के एग्जांपल से आप समझ जाओगे बच्चों कि ये पर्टिकुलर चीज है क्या टीडीएस। केबीसी में मान लो मिस्टर एक्स 1 करोड़ रुपए जीता। ठीक है, आप सबने सुना होगा अगर कोई बंदा केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतता है, जीतता भले 1 करोड़ है, उससे मिलते 1 करोड़ नहीं है, क्या होता है उस 1 करोड़ रुपए में कुछ कटता है। ये तो सुना है कुछ कटता है, लेकिन ये नहीं सुना क्या कटता है। वो कटता है टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 1 करोड़ रुपए जो है, ये 1 करोड़ रुपए केबीसी के लिए तो खर्चा है भाई, उसको तो पैसे देने हैं। और मिस्टर एक्स के लिए क्या है, इनकम है, वो उसने पैसे कमा लिए। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो बंदा पैसे कमाता है, जिसको आप ये 1 करोड़ रुपए दोगे, उस पर हमें थोड़ा भरोसा कम है कि वो हमें टैक्स लाके देगा। अब गवर्नमेंट को इस एक्स पे भरोसा नहीं है कि अगर केबीसी ने इसे पूरे 1 करोड़ रुपए दे दिए तो ये एक्स पूरे 1 करोड़ रुपए पे जो टैक्स बनता है हमें लाके दे देगा। अब इस डाउट के चलते गवर्नमेंट ने एक टीडीएस कंसेप्ट बनाया है। गवर्नमेंट कहती है क्यों ना एक्स को ये कह दिया जाए कि ये 1 करोड़ है तो तेरे, लेकिन जो टैक्स बनता है जो तू हमें बाद में देगा वो हम तुझसे पहले ही ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ समझो, गवर्नमेंट ने इस केबीसी को बोला आपके यहां पे ये 1 करोड़ रुपए जीता है। गवर्नमेंट ने कहा, केबीसी ने कहा हाँ जीता है। तो केबीसी को गवर्नमेंट कहती है ये 1 करोड़ रुपए पूरे एक्स को मत देना। 30% की रेट है टीडीएस की, कहीं 30 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 2 है। ये जब चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा, फिलहाल यहां पर 30 है। तो केबीसी को क्या बोला गवर्नमेंट ने, 1 करोड़ का 30%, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में से काट लो और एक्स को 70 लाख रुपए ही देना। समझ में आ रहा है, एक्स को 70 लाख ही देना। और ये जो 30 लाख रुपए, ये 30 लाख रुपए आपको जेब में नहीं रखने को बोला है। केबीसी को 30 लाख रुपए के बोला कि ये 30 लाख रुपए हमें दे देना। कहां जमा करा देना, गवर्नमेंट को। तो केबीसी को तो वैसे भी 1 करोड़ रुपए देने, या तो 1 करोड़ रुपए पूरे मिस्टर एक्स को दे दे, लेकिन वहां पे कानून टूटेगा। और अभी 1 करोड़ के जगह अभी जो है वो ये कि 1 करोड़ रुपए देने तो पूरे हैं, 1 करोड़ में से 70 लाख तो दे दे एक्स को और 30 लाख किसको दे दे, गवर्नमेंट को। अब केबीसी क्या कहती है सुनो, केबीसी के लिए ये 1 करोड़ रुपए खर्चा है और केबीसी खुद एक बिजनेस है। केबीसी 1 करोड़ रुपए को कौन से सेक्शन की मदद से पी&एल में डेबिट करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। केबीसी एक बिजनेस है, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो क्या बनाना पड़ता है, पी&एल। पी&एल में कोई खर्चा डेबिट कब होगा, जब 32 37 1 में कवर होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये 1 करोड़ रुपए पी&एल में डेबिट कौन से सेक्शन की मदद से होगा। और मैंने आपको बताया लॉजिक रखिए अपने पास, अपना दिमाग यूज करने हैं। सेक्शन कौन सा सेक्शन यूज करके पी&एल में डेबिट करेगा ये 1 करोड़। 32 36 में ऐसा कोई खर्चा पड़ा नहीं पड़ा। कल मैंने क्या पढ़ाया था, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 37 1। तो सेक्शन 37 1 की मदद लेकर केबीसी इस 1 करोड़ को पी&एल में क्या करेगा, डेबिट। क्यों 1 करोड़ को डेबिट करेगा, क्योंकि 1 करोड़ रेवेन्यू है, लीगल है, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले रखा है, बिजनेस नेचर का है और 32 36 में कवर नहीं होता। तो चारों सेक्शन कंप्लीट। तो केबीसी 1 करोड़ को पी&एल में क्या करेगा, डेबिट। 37 1 में आता है ये 1 करोड़ रुपए। तो एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया ये 1 करोड़ रुपए। अब बात आती है सीएस फाइनल की। सीएस फाइनल में 48 क्या कहता है
केबीसी को आपको ये 1 करोड़ रुपए P&L में डेबिट करने हैं, करो, मना नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव पास हो, लेकिन आप ये 1 करोड़ रुपए तभी डेबिट कर सकते हो जब इस 1 करोड़ पे जो टीडीएस बनता है वो हमारी पॉकेट में आ जाए। अगर आपने टीडीएस हमें नहीं दिए, ये 30 लाख रुपए हमें ना दिए और पूरे 1 करोड़ रुपए एक्स को दे दिए, तो माना आपकी जेब से गए, माना आपका जेब से खर्चा हो गया, लेकिन वो खर्चा डिसअलाउड कहलाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो पास हो गया, खर्चा फाइनल में रह गया। तो क्या चाहिए केबीसी को? केबीसी को तो एग्जीक्यूटिव भी पास करना है, फाइनल भी पास करना है। एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद फाइनल के लिए क्या करेगा केबीसी? जो 1 करोड़ रुपए है उसमें जो टीडीएस पोर्शन है वो तो जमा कराएगा गवर्नमेंट को, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको दे देगा? एक्स को। तब जाकर केबीसी पूरे 1 करोड़ P&L में क्या कर सकता है? डेबिट। सबको समझ में आई बात? ठीक है। तो अब अगर कोई बोले आपको सर ये टीडीएस काट के जमा कराने को कौन बोल रहा है, कैसे हमें पता चलेगा कि सर इस खर्चे पे टीडीएस काटना था और इस खर्चे को गवर्नमेंट को जमा कराना था? तो वो कैसे पता चलेगा? वो इस सेक्शन से पता चलेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कौन से खर्चे पे टैक्स काटना जरूरी है। और केवल अब एक और चीज, केबीसी ने क्या किया, 1 करोड़ में से 70 लाख तो मिस्टर एक्स को दे दिए, ठीक किया, और बचे हुए 30 लाख रुपए जो टीडीएस है वो काट के अपनी जेब में ही रख लिए, गवर्नमेंट को जमा कराए नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है हम इतने भोले नहीं है, ये 30 लाख रुपए आपने जो टीडीएस काटा है कट तो करना ही है, टाइम से जमा भी कराना है, और अगर ये 30 लाख हमको टाइम से जमा नहीं कराए तो पूरे 1 करोड़ डिसअलाउड कर देंगे। तो अब मैटर उठता है, और जो आपके मन में जो क्वेश्चन जा रहा हो चल रहा होगा वो ये कि सर कैसे पता चलेगा इस खर्चे पर टीडीएस काटना है? और केवल काटना नहीं है सर, चलो पता चल गया इस खर्चे पर टीडीएस काटना है, हमने रट लिया, लेकिन जमा कब तक कराना है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अपन बच्चों पढ़ते हैं। चालू करते हैं सेक्शन 40A क्लॉज 1 से। ये है सेक्शन 40A क्लॉज 1, 40AI, और ये क्या कहता है? ये कहता है टीडीएस कब काटना है? टीडीएस काटना है इंटरेस्ट पर, रॉयल्टी पर, किसी भी प्रकार की फीस पर जो किसको दी जा रही है? नॉन रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया के बाहर का। अगर आप कोई खर्चे का पेमेंट कर रहे हो, जिसको कर रहे हो वो एक नॉन रेजिडेंट है, और उस खर्चे का नाम इंटरेस्ट, रॉयल्टी या किसी प्रकार की फीस है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है टीडीएस काटना। टीडीएस को देखो, अपन P&L कौन से साल का बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च। अप्रैल, अब अपने एग्जाम की बात करूं तो अप्रैल 19 से मार्च 20। बच्चों इस टाइम पीरियड पे जो भी आपने पेमेंट किया है, उस पेमेंट पर जो भी टीडीएस बनता है उससे काटोगे, और काटने के बाद गवर्नमेंट को कब तक जमा कराओगे? बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न की तारीख होती है आने वाले साल की 30 सितंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर कोई बंदा नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयड या छोटा बिजनेसमैन होता है तो आने वाले साल का 31 जुलाई, जैसे 31 जुलाई 2020। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्संस, कंपनीज, ऑडिट जिनकी होती है, अपने तो एग्जाम में जैसे इन्हीं का ही क्वेश्चन आता है, तो इनकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर 2020। इस तारीख तक आपने जो टीडीएस काटा है, मतलब केबीसी में अप्रैल से लेके मार्च तक जो भी बंदा उनके यहां पे खेलने आया था, उसका अमाउंट का टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को आने वाले साल के 30 सितंबर तक जमा कराना है। और अगर नहीं कराया तो कितना डिसअलाउड होगा? 100%। मतलब आपने एक नॉन रेजिडेंट को 10 लाख रुपए की रॉयल्टी का पेमेंट किया। रॉयल्टी कौन से सेक्शन में अलाउड है? 37(1) में। तो सीएस एग्जीक्यूटिव तो क्लियर हो गई रॉयल्टी। अब उस रॉयल्टी को सीएस फाइनल का पेपर भी पास करना है। रॉयल्टी किसको दी गई? नॉन रेजिडेंट को। तो गवर्नमेंट ने कहा कब दी? आपने कहा 1920 में दी। तो गवर्नमेंट ने कहा 1920 में जो रॉयल्टी दी, क्या उसका टीडीएस 30 सितंबर तक जमा करा दिया? आपने कहा नहीं कराया। नहीं कराया,
पूरे 10 लाख रुपए रॉयल्टी क्या हो जाएगी, डिसअलाउड। और अगर टीडीएस काट कर जमा करा दिया इस तारीख से पहले पहले तो अलाउड होगा, कुछ नहीं करेंगे। डेबिट है तो एकदम सही है। क्लियर हुआ? शायद समझ में आया होगा ये आपको सेक्शन 40AI। ये सिंपल यही कहता है फाइनेंशियल ईयर में जो भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस के नाम से, उसका पेमेंट रिटर्न से पहले पहले, उसका टीडीएस रिटर्न से पहले पहले जमा करा देना, वरना पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पास में ही देखो 40A क्लॉज 1A, ये क्या कहता है? ये 1A सेम टू सेम है 40A1 का, लेकिन बस ये है नॉन रेजिडेंट की जगह रेजिडेंट। मतलब अगर आपके एग्जाम में आया इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, ये किसी भी प्रकार का पेमेंट आपने किसको पे किया? रेजिडेंट को, किसी इंडिया के बंदे को। कुछ नहीं दिया हुआ है तो इंडिया का बंदा ही मानना है ना, तो उस केस में क्या होगा? सेम है। अप्रैल से मार्च तक का जो भी खर्चे का पेमेंट है कब तक जमा कराओगे? रिटर्न की तारीख से पहले पहले। कोई इशू नहीं है, सेम है। उधर भी रिटर्न की तारीख से पहले, इधर भी रिटर्न की तारीख से पहले, लेकिन इधर पूरा डिसअलाउड था। 10 लाख रुपए पे किए, टीडीएस नहीं काटा, पूरे 10 लाख डिसअलाउड। लेकिन यहां पर 10 लाख का कितना पोर्शन है? 30%। मतलब घबराओ मत, अगर आपने 10 लाख रुपए रॉयल्टी इंडिया के किसी बंदे को पे की लेकिन टीडीएस नहीं काटा या काटा जमा नहीं कराया, तो उस 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख। केवल 3 लाख रुपए क्या होंगे? डिसअलाउड। पहले पूरे हुआ करते थे। एक्चुअल में गवर्नमेंट कहती है विद इन इंडिया में ही तो है, पकड़ लेंगे, जाएगा कहां? नॉन रेजिडेंट में पकड़ा नहीं जाता। समझ में आया? तो ये शायद बात क्लियर हुई होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब तीसरे पे चलो। तीसरा है 40A क्लॉज 3। ये भी एक टीडीएस का ही सेक्शन है। ये किस पे लगता है? ये लगता है सैलरी पर। मेरी बात सुनो बच्चों, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस अलग होती है, सैलरी अलग होती है। ये इंडिपेंडेंट लोगों को दी जाती है और ये एम्प्लॉइज को दी जाती है। और एम्प्लॉय कौन? नॉन रेजिडेंट। अगर एम्प्लॉय रेजिडेंट है उसका सेक्शन ही नहीं है। जब किसी चीज का सेक्शन ही नहीं है, मैंने आपको किसी चीज का सेक्शन ही नहीं पढ़ाया, तो आप बच्चों कान खोल के सुन लीजिए। अगर मैंने किसी चीज का सेक्शन नहीं पढ़ाया कि इस पर भी टीडीएस काटना जरूरी है, तो आप ये मत सोचना सर टीडीएस नहीं काटा डिसअलाउड। अरे सेक्शन ही नहीं था उसका। जब सेक्शन है, सेक्शन कह रहा है इस चीज पे टीडीएस काटो, तो ही तो काटोगे ना। तो अब ये सेक्शन है सैलरी टू नॉन रेजिडेंट। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, किसको दे रहे हो? नॉन रेजिडेंट को, तो टीडीएस काटना है। और अब डिसअलाउड कब होगा? डिसअलाउड मतलब कब गवर्नमेंट उस सैलरी के टीडीएस की वजह से पूरी सैलरी डिसअलाउड कर देगी? इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड नॉट पेड। मतलब अगर आपने टीडीएस ना तो काटा, सैलरी थी 5 लाख, पूरे 5 लाख रुपए दे दिए उसको नॉन रेजिडेंट को, और एंड नॉट पेड। एंड नॉट पेड मतलब मान लो उसको तो पूरे 5 लाख दे दिए, लेकिन आपने अपनी जेब से जमा करा दिया, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है। गवर्नमेंट ने कहा बढ़िया है, अपन को तो टैक्स से मतलब था, जमा करा दिया। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ना तो तुमने काटा और ना जमा कराया। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? ना आपने अपनी जेब से दिया, ना उसकी जेब से काटा, आपने पूरे पैसे उसे दे दिए और आप तो घर पे चादर तान के सो गए कि दे दिए। तो गवर्नमेंट कहती है कितना डिसअलाउड हो जाएगा? पूरा। इसका मतलब क्या है बच्चों? लैंग्वेज का मतलब समझना। आपने सैलरी पे टीडीएस काट लिया, अभी तक जमा नहीं कराया, तो फिर नॉट डिडक्ट नहीं आएगा। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड। और लैंग्वेज कहती है डिसअलाउड करेंगे नॉट डिडक्टेड एंड नॉट पेड। ना काटा ना जमा कराया। काट लिया, अभी तक जमा नहीं कराया, कोई बात नहीं, जमा अब करा देना, क्योंकि ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। लैंग्वेज बड़ी मुश्किल रहती है समझने में, बहुत आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो ढंग से समझना, जिसने टैक्स ना काटा है और ना ही जमा कराया है सैलरी पर, वो डिसअलाउड होगा। काट के जमा कराना भूल गया, वो अलाउड हो जाएगा। इधर नहीं, क्योंकि इधर तो जमा कराने की तारीख भी दी है।
इधर तारीख ही नहीं दी। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए टीडीएस के 3 सेक्शन। मैं वापस बोल रहा हूं, एक था सैलरी फीस टू नॉन रेजिडेंट, एक है सॉरी सैलरी फीस क्या, रॉयल्टी फीस टू नॉन रेजिडेंट, एक है रेजिडेंट और एक है सैलरी टू नॉन रेजिडेंट। एक जगह 100% डिसअलाउड होगा अगर टाइम पे जमा नहीं कराओगे, एक जगह 30% डिसअलाउड होगा अगर टाइम पे जमा नहीं कराओगे, और एक जगह है ना काटोगे एंड ना जमा कराओगे तो डिसअलाउड 100 होगा। काट के जमा कराना भूल गए, कोई बात नहीं, ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा आप पर। ठीक है, क्लियर? और एक लास्ट, नीचे एक और लास्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 40AIB। ये क्या कहता है? ये जस्ट लाइक टीडीएस जैसा, टीडीएस नहीं है, टीडीएस जैसा ही है। ये है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट ऑन विच इक्विलाइजेशन लेवी वाज चार्ज। एक टैक्स है बच्चों, इक्विलाइजेशन लेवी, ये नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, रेजिडेंट पे नहीं चार्ज किया जाता। वही तरीके का है, अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो टीडीएस के साथ साथ ये भी टैक्स काटना पड़ता है, और काटकर ये भी बिफोर ड्यू डेट जमा कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, लेकिन ये पेमेंट आपके एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि नॉन रेजिडेंट को ये पेमेंट किया गया जिस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। हमें नहीं पता किस किस पे लगता है, वो एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि ये एक पेमेंट नॉन रेजिडेंट को किया गया जिस पे ये वाला टैक्स लगता है, लेकिन उसने काटा नहीं, या काटा लेकिन ड्यू डेट से पहले जमा कराया नहीं, तो आप क्या करोगे? डिसअलाउड। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इस सेक्शन को एप्लीकेबल करोगे नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इक्वलाइजेशन लेवी किस पे लगता है। तो वापस बोल रहा हूं, क्या याद रखना है, एग्जाम में अगर लिखा हुआ है, देखो एग्जाम में एक और पॉइंट, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहा हुआ है पेमेंट वेमेंट, टीडीएस का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम यही मानेंगे कि हर इंसान कानून फॉलो करता है, टीडीएस जमा करा दिया होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो फिर ध्यान रखना है। तो इस सेक्शन में क्या ध्यान रखना है, अगर लिखा हुआ इक्विलाइजेशन लेवी लगता है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं किया, ना जमा नहीं हुआ तो डिसअलाउड, जमा हो गया तो अलाउड। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये जस्ट पढ़ो। मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करते हैं अपन। इस क्वेश्चन के बाद फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है।